नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार मौर्य अपने यूट्यूब चैनल उदित एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। काफ़ी दिनों से वीडियो हमने नहीं बनाया, कुछ प्रॉब्लम की वजह से। ठीक है, अब जो कंटिन्यू आपको वीडियो मिलते रहेंगे। अगर आप पैरामेडिकल, AKTU, ठीक है, पॉलिटेक्निक ग्रुप ई, नर्सिंग, बी फार्मा, डी फार्मा, एंट्रेंस एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं इसके कंप्लीट सिलेबस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कराए जाएंगे। ठीक है, तो आज का देखिए हमारा 6 नंबर जो क्वेश्चन है, हम लोग पढ़ रहे हैं UPSEE 2018 का मॉडल पेपर। ठीक है, इसका PDF आप डाउनलोड कर लीजिएगा गूगल से, कहीं से भी आपको मिल जाएगा, बुक में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो उसमें जो छठवां क्वेश्चन है, देखिए क्या है। छठा जो क्वेश्चन है वह है कि निम्न में से कौन सी आवृत्ति है जिसकी ध्वनि व्यक्ति द्वारा सुनी जा सकती है। कौन सी ध्वनि है, तो देखिए व्यक्ति जो सुन सकता है उस ध्वनि की आवृत्ति जो होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होता है। इसको अगर कहना चाहें तो आप कह सकते हैं 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, ठीक है, की आवृत्ति को मनुष्य की कान जो होता है सुनने के लिए क्या होता है, सुग्राही होता है। अब आवृत्ति की बात आई तो आइए जान लेते हैं कि आवृत्ति होता क्या है। तो देखिए कोई दोलनकारी वस्तु 1 सेकंड में, ठीक है, कितने दोलन करता है, जितने दोलन करता है यानी उस दोलनों की संख्या ही आवृत्ति कहलाता है। आवृत्ति का प्रतीक स्मॉल n होता है और मात्रक जो है हर्ट्ज होता है। क्या होता है, हर्ट्ज। इसका जो प्रतीक होता है हर्ट्ज का वह HZ होता है, H स्मॉल z, या प्रति सेकंड, सेकंड लिखकर ऊपर माइनस का चिन्ह लगाते हैं, इसको कहते हैं प्रति सेकंड। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, और आवृत्ति से जुड़ा हुआ आवर्तकाल एक और शब्द है, उस चीज़ को आप जान लीजिए। आवर्तकाल क्या होता है, यानी कोई दोलनकारी वस्तु एक दोलन पूरा करने में जितना समय लेता है उस समय को ही आवर्तकाल, दोलन काल, कंपन काल या परिक्रमण काल कहते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और आवर्तकाल का जो प्रतीक होता है वो कैपिटल T होता है, मात्रक जो है वह सेकंड होता है। ठीक है, सेकंड होता है। आवृत्ति और आवर्तकाल में जो संबंध होता है वह N = 1/T होता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये सब फार्मूले कुछ हैं, बेसिक फार्मूले। ठीक, बेसिक चीज़ को जानने से आप घबराइए नहीं, इसको ज़रूर जानिए, ये सब याद रहना चाहिए। और वायु में जो ध्वनि की चाल होता है वह 332 मीटर पर सेकंड होता है, और जल में जो ध्वनि की चाल होता है वह 1450 मीटर पर सेकंड होता है। और धातुओं में जो प्रकाश की क्या बोल दिया हमने, धातुओं में ध्वनि की चाल, ठीक है, ये वायु में ध्वनि की चाल है, ये द्रवों में ध्वनि की चाल है। और ध्वनि की चाल धातुओं में देखिए होता है 5110 मीटर पर सेकंड। और एक चीज़ तो ध्यान रखिए लीजिएगा कि जो धातुओं में ध्वनि की चाल होती है वह बहुत ही तीव्र होती है, द्रव में जो ध्वनि की चाल होती है वह ठोसों की अपेक्षा द्रवों में कम होती है, और गैस में जो ध्वनि की चाल होती है वह बिल्कुल कम ही होती है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं हम 7वां नंबर क्वेश्चन। देखिए हमारा जो मॉडल पेपर में वो 7वां क्वेश्चन, इसका आंसर जो होगा देख लीजिए आप। ऑप्शन नंबर देखिए 100 किलो हर्ट्ज, 40 किलो हर्ट्ज, 2 किलो हर्ट्ज, 30 किलो हर्ट्ज। ये देखिए ऑप्शन जो हैं, तो आप ये वाला रेंज देखिए 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच कौन वाला है, सी नंबर है 2 किलो हर्ट्ज। ठीक, तो 2 किलो हर्ट्ज है यानी वो 2000 किलो हर्ट्ज है। इस चीज़ को सुन लेंगे तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब बढ़ते हैं आगे 7वां नंबर। देखिए क्वेश्चन यह है कि सूर्य के प्रकाश को एक प्रिज्म द्वारा गुजारा जाता है एवं पर्दे यानी स्क्रीन पर स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाता है। बिंदु X पर रखा तापमापी तापमान में बढ़ोतरी बताता है। दिए गए चित्र के लिए निम्न में से कौन सा विकिरण इस ताप वृद्धि को बताता है, सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए हम आपको बता दें कि सूर्य की प्रकाश जब प्रिज्म से होकर के गुजरता है
ये मान लीजिए प्रिज्म है। जब सूर्य की प्रकाश कोई प्रिज्म से होकर के गुजरता है तो वह निम्नलिखित स्पेक्ट्रमों में विभक्त हो जाता है। तो स्पेक्ट्रम कौन कौन से हैं आइए जानते हैं। गामा विकिरण होता है। क्या होता है? गामा किरण, गामा किरणें। और दूसरा जो होता है वह एक्स किरण होता है। क्या होता है? एक्स किरण। और तीसरा जो होता है वह पराबैंगनी विकिरण होता है। क्या होता है? पराबैंगनी विकिरण। और चौथा नंबर जो होता है वह दृश्य विकिरण होता है। क्या होता है? दृश्य विकिरण। और पांचवा नंबर जो होता है वह अवरक्त होता है, अवरक्त विकिरण। ठीक है। और छठा नंबर जो होता है, छठा नंबर वह होता है सूक्ष्म या माइक्रो तरंगे। और सातवां नंबर जो होता है वह होता है रेडियो तरंगे। ठीक। अगर इन सभी तरंगों के बारे में मैं बात करने लगूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम स्क्रीन पर आपको ये सब दे रहे हैं। आप इसको वीडियो को स्टॉप करके आप पढ़ लीजिए अच्छे से। ठीक। अब देखिए जो ऑप्शन में है उनका हम कम से कम क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर देखिए आपका ऑप्शन में है वह है अवरक्त किरणें। तो अवरक्त किरण के बारे में जान लीजिए कि तरंग दैर्ध्य, इसका तरंग दैर्ध्य जो होता है 7×10⁻⁷ से 5×10⁻³ मीटर तक होता है। और आवृत्ति 4×10⁻14 से 6×10⁻10 हर्ट्ज तक होता है। और उत्पादन जो होता है गर्म वस्तुओं से, अणुओं में घूर्णन तथा कंपनिक संक्रमणों द्वारा। उपयोग, अवरक्त किरण का जो उपयोग होता है वह पौधघरों में पौधों को गर्म रखने में, युद्ध के दिनों में कोहरे व धुंध के पार देखने में होता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। ऑप्शन नंबर जो आपका फर्स्ट नंबर है अवरक्त किरण, यह बिल्कुल सही होगा कि ताप वृद्धि में यही विकिरण क्या है, उपयुक्त होता है। ठीक। और ऑप्शन नंबर जो बी है एक्स किरण, एक्स किरण के बारे में जान लीजिए। तरंग दैर्ध्य जो होता है इसका 1×10⁻⁻11 मीटर से 3×10⁻⁸ मीटर तक। और आवृत्ति जो होता है 3×10⁻19 से 1×10⁻16 हर्ट्ज तक। और उत्पादन जो होता है तीव्रगामी इलेक्ट्रॉनों के उच्च परमाणु क्रमांक के लक्ष्य पर टकराने से उत्पन्न होता है। उत्पन्न कैसे होता है? इलेक्ट्रॉन जो होता है उच्च परमाणु क्रमांक वाले तत्वों से जब टकराता है तभी इसका उत्पादन होता है। और उपयोग कहाँ करते हैं हम एक्स किरण का? उपयोग इसका होता है परमाणु के भीतरी इलेक्ट्रॉन कोष की संरचना के जानने में तथा रोगों के निदान में सहायता होती है। ठीक है। और पराबैंगनी किरण, नेक्स्ट जो है सी नंबर पराबैंगनी किरण है। तो इसका देखिए तरंग दैर्ध्य जो होता है 1×10⁻⁸ से 4×10⁻⁷ मीटर तक। और आवृत्ति होता है 3×10⁻16 से 8×10⁻14 हर्ट्ज तक होता है। और इसका जो उपयोग होता है अदृश्य लिखाई में, नकली दस्तावेजों, अंगुली के निशानों का पता लगाने में तथा खाने की वस्तुओं के संरक्षण में, जल शोधन में। पराबैंगनी लैंपों का उपयोग जीवाणु को मारने में भी होता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और लास्ट नंबर जो डी नंबर है वह है दृश्य किरणें। तो दृश्य किरणें देखिए क्या होती हैं। इसका तरंग दैर्ध्य होता है 4×10⁻⁷ से 7.8×10⁻⁷ मीटर तक। और आवृत्ति जो होता है 8×10⁻14 से 4×10⁻14 हर्ट्ज तक। और इसका उपयोग होता है हमारे नेत्र तरंग दैर्ध्यों के इस परास के लिए संवेदनशील है। विभिन्न जंतु तरंग दैर्ध्यों के विभिन्न परासों के लिए संवेदनशील है। उदाहरण सर्प अवरक्त तरंगों को संसूचित कर सकते हैं। ठीक। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसके बाद तो आप इस क्वेश्चन का ए नंबर अवरक्त किरणें ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक। इसके बाद आता है 8वां क्वेश्चन। तो 8वां क्वेश्चन देखिए क्या है। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 600 nm मतलब नैनोमीटर है, मुक्त आकाश में है। यह कांच में प्रविष्ट होती है जिसका अपवर्तनांक 1.50 है। प्रकाश की कांच में अंदर आवृत्ति क्या है? तो देखिए हम आपको बता दें
कि माध्यम में जो प्रकाश का चाल होता है, माध्यम में प्रकाश की चाल वह होता है वायु में प्रकाश की चाल बटे अपवर्तनांक। वह क्या होता है, वह जान लीजिए कि वायु में प्रकाश की चाल बटे अपवर्तनांक। इस फार्मूले से हम सॉल्व करेंगे। फार्मूला तो हमें यहाँ पे लगाना v = n लेमडा, ठीक, जिससे हमें आवृत्ति मिल जाएगा, जहाँ पे लेमडा क्या है, तरंग दैर्ध्य है, वेवलेंथ है, और v क्या है, वायु में प्रकाश की चाल है। वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होता है, और माध्यम में प्रकाश की चाल v होता है। v = वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ अपान अपवर्तनांक 1.50 दिया हुआ है, ठीक। इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 × 10⁸, ठीक है। ये आ जाएगा v का मान मीटर/सेकंड। v जो है माध्यम में प्रकाश की चाल होता है, v आ गया तो हम v का मान यहाँ पे पुट कर देंगे। देखिए तब क्या हो जाएगा, 2 × 10⁸ = n, लेमडा का मान दिया हुआ है 600, नैनो में दिया है, वो नैनो का मान होता है 10⁻⁹ मीटर, ठीक। यहाँ से n का मान निकालेंगे तो n = हो जाएगा 2 × 10⁸ अपान 6 इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं, 10⁻2 गुणते ये क्या है 10⁻⁹, ठीक है। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, तो ये हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई, जब इसको हम देखिए ऊपर ले जाएंगे या यहीं पे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 10⁻⁻⁹ है, ये 2 आएगा तो यहाँ पे +2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻7 हो जाएगा, 7 ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 10⁻⁷ ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10⁸ + 7, यानी हो जाएगा यहाँ पे हम एक ले लेंगे यहाँ से, तो हो जाएगा 10/3 मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा 10⁻14 हो जाएगा, ठीक। इसके बाद हम जब सॉल्व करेंगे तो 3.3 × 10⁻14 आ जाएगा क्या, n हर्ट्ज। तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। इसके बाद 9वां देखिए क्वेश्चन क्या है। 9वां क्वेश्चन है कि दो सरल आवर्त गतियां निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित की जाती है, ठीक। x1 = 20 sin 5πt + π/4 और x2 है 10 sin 5πt + √3 cos 5πt। तो दोनों गतियों के आयामों का अनुपात यानी रेशियो ज्ञात कीजिए। तो देखिए आप सिंपल हार्मोनिक मोशन सरल आवर्त गति पढ़े होंगे। सरल आवर्त गति का जो विस्थापन का समीकरण होता है वह क्या होता है, वह जो सूत्र होता है वह होता है y = a sin ωt + phi होता है, जहाँ पे y क्या होता है, विस्थापन, और a आयाम होता है, ठीक। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, और t जो होता है समय होता है। तो हमारा जो फार्मूला दिया हुआ है यहाँ पे x1 क्या दिया हुआ है, 20 sin 5πt + π/4 और x2 दिया हुआ है 10 sin 5πt + √3 cos 5πt। इसको जब सॉल्व करेंगे देखिए ये जो है साइन के फॉर्म में है और ये तो साइन और कॉस दोनों में है, तो हम इसको साइन में ही चेंज करेंगे क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन का फार्मूला में क्या होता है, साइन ही होता है। तो हम इसको देखिए कैसे करेंगे, मान ये जो 10 है अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए कैसे हो जाएगा, 10 sin
5 पाई टी प्लस 10√3 cos 5 पाई टी, ये हो जाएगा। मान लीजिए ये जो है 10 को हम मान ले लेते हैं a cos थीटा माना, और 10√3 जो है उसको हम मान लेते हैं a sin थीटा। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 1। ये दोनों को क्या करेंगे, वर्ग करके जोड़ देते हैं। तो इसको वर्ग जब करेंगे तो 100 का वर्ग प्लस इसका जब वर्ग करेंगे तो 100√3 का स्क्वायर इक्वल टू इसका जब वर्ग करेंगे तो a cos थीटा का स्क्वायर प्लस a इसका स्क्वायर करेंगे a sin थीटा का स्क्वायर। तो देखिए हमें क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 100 प्लस ये 100 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे a स्क्वायर, तो मिलेगा कि हमें cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। इसका जो मान होता है वह 1 होता है, और ये क्या हो जाएगा, ये 300 और ये 100 400, ये 400 और इसका वैल्यू 1 इक्वल टू a स्क्वायर। a का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 20। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, a का मान मिल गया। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड करेंगे। तो देखिए इक्वेशन 2 में 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस पक्ष को डिवाइड करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 10√3/10 इक्वल टू ये है a sin थीटा अपॉन ये क्या हो जाएगा a cos थीटा, a से a कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, तो यहाँ पे मिलेगा आपको √3 इक्वल टू साइन थीटा। ये √3 का जो वैल्यू होता है वो कितने का मान होता है, सॉरी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये क्या हो जाता है 10 थीटा। तो ये हो जाएगा 10 पाई/3 का वैल्यू होता है 10 थीटा, 10 से 10 कैंसिल, जो थीटा का मान हमें मिलेगा पाई/3, और थीटा का वैल्यू कितना मिलेगा पाई/3। ठीक, इसलिए x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 20, ठीक, साइन 5 पाई टी प्लस पाई/3 हमें मिलेगा। ठीक, तो जब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन का y इक्वल टू a साइन थीटा a साइन ओमेगा टी माइनस फाई से जब हम क्या करेंगे कंपैरिजन करेंगे तो a का मान जो मिलेगा a1 हमें मिला था 20, और यहाँ से a2 जो मिलेगा हमें क्या मिल जाएगा, ये भी 20। ठीक, तो हम दोनों का रेशियो निकालना है a1 रेशियो a2, तो क्या हो जाएगा 20 रेशियो 20 इक्वल टू 1। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है। ठीक, तो धन्यवाद, हम यहीं पे वीडियो को स्टॉप कर रहे हैं। अगर आप नर्सिंग, बी फार्मा, डी फार्मा का तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।